प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के बारे में। हालांकि मनु कौन थे, इस बारे में विद्वानों में मैतज्ञ नहीं है। कुछ इन्हें ब्रह्मा का मानव पुत्र मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि जल प्रलय की घटना के पश्चात बचने वाले प्रथम आदि पुरुष ही मनु थे, जिनसे इस पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है। वहीं कुछ का मानना है कि मनु शायद किसी गुरु शिष्य परंपरा का परिचायक होगा, जिसमें मनु हो सकता है किसी पदवी का नाम हो और उसी परंपरा के किसी पश्चातवर्ती मनु ने मनुस्मृति ग्रंथ की रचना की है। मनुस्मृति मूलतः राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। यह तो संपूर्ण सामाजिक जीवन से संबंधित एक आचार संहिता को प्रस्तुत करता है। चूँकि राजनीति भी इसी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अतः राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए मनुस्मृति का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इस मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र में 12 अध्याय एवं 2694 श्लोक हैं। मनु ने मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति का कोई स्पष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, अपितु वहाँ राजपद की उत्पत्ति का जो विवरण दिया है, उसे ही राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु का दृष्टिकोण माना जाता है। मनु के अनुसार जब लोक में सर्वत्र अराजकता फैल गई और भय फैलने के कारण व्याकुलता मच गई, तब सबकी रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा या राजपद को बनाया। मनु कहते हैं कि ईश्वर ने राजा का निर्माण इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र तथा कुबेर आदि 8 देवताओं के अंशों से किया है। चूँकि राजा का निर्माण इन 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर हुआ है, अतः राजा का पद परम पवित्र है। मनु कहते हैं कि ईश्वर द्वारा उत्पन्न ऐसा राजा भले ही बालक ही क्यों न हो, लेकिन उसकी भी अवज्ञा या अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजपद के साथ जो दिव्यता है वह राजपद की है, ना कि राजा की। इस प्रकार मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। राजा में ईश्वरीय अंशों को स्वीकार करते हुए भी मनु ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली मात्र एक उद्देश्यपूर्ण संस्था है। राज्य का अस्तित्व भी धर्म के प्रवर्तन के लिए है। धर्म एवं दंड आपस में परस्पर संबद्ध है। मनु कहते हैं, दंड एक ऐसी भौतिक शक्ति है जो बाध्यकारी शक्ति के आधार पर धर्म को लागू कर सके, और राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे इस बाध्यकारी शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। इससे स्पष्ट है कि मनु का राजा निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि मनु ने राजा को धर्म एवं दंड के अधीन किया है। मनु मानते हैं, जब तक राजा धर्म एवं दंड के प्रवर्तन के लिए सत्ता में है, तब तक वह राज्य श्रेष्ठ है। मनु ने राज्य को 7 अंगों वाला शरीर या सावयव माना है, अर्थात राज्य 7 निर्माणक तत्वों से बनी एक संस्था है। इसके 7 तत्व हैं: स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोश, दंड एवं मित्र। स्वामी अर्थात राजा, जिसका निर्माण 8 देवताओं के अंशों से हुआ है। राजा सद्गुणी होना चाहिए ताकि वह प्रजा पालन के दायित्व को पूरा कर सके। दूसरा, मनु ने अमात्य को माना है। मनु का मानना है कि मंत्रियों के परामर्श और सहयोग के बिना राजा को राज्य के कुशल संचालन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अतः राजा को कुल, चरित्र, गुण एवं प्रशासनिक योग्यता में श्रेष्ठ एवं विश्वसनीय व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। पुर से मनु का तात्पर्य है राज्य की राजधानी।
राजधानी में राजा एवं मंत्रियों के निवास स्थान होंगे। साथ ही यह राजधानी बाह्य आक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए। राष्ट्र का अर्थ है भूमि एवं उसमें निवास करने वाली जनसंख्या। मनु यह भी मानते हैं कि धन के अभाव में प्रजा कल्याण एवं राज्य की रक्षा के कार्य नहीं किए जा सकते। अतः मनु ने राजा को परामर्श देता है कि वह सदैव ही अपने कोष में वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहे। दंड अर्थात सेना। मनु कहते हैं कि सेना के बिना राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। अतः राजा का यह दायित्व है कि अपनी सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाए। अंत में राज्य के अंग के रूप में मनु ने मित्र को भी माना है। मनु कहता है कि राजा को अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार से करना चाहिए कि सहयोगी मित्रों की संख्या बढ़े और वो संतुष्ट रह सके, क्योंकि संकट आने पर मित्र ही राजा की सहायता करते हैं। मनुस्मृति में राज्य के कार्यक्षेत्र का भी समुचित वर्णन किया गया है। राजा का पहला कार्य है प्रजा रक्षण। यही राजा का सबसे प्रमुख कर्तव्य भी है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जब चारों तरफ अराजकता की स्थिति थी, तब इस स्थिति के प्रतिकार हेतु ब्रह्मा ने राज्य की रचना की है। इस प्रकार राज्य की रचना प्रजा रक्षण के लिए हुई है और राजा तथा राजा के अस्तित्व का सर्व प्रमुख औचित्य प्रजा रक्षण ही है। मनु के अनुसार राज्य के द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए। इसके साथ साथ ही भारी आक्रमण से राज्य की रक्षा भी राज्य का अनिवार्य और महत्वपूर्ण दायित्व है। प्रजा का निरंतर और धैर्यपूर्वक पालन करना राज्य का अनिवार्य दायित्व है और राजा प्रजा के प्रति अपने इस दायित्व का पालन करे, तभी वह प्रजा से कर तथा उनसे आज्ञाकारिता प्राप्त करने का न्यायपूर्ण अधिकारी होगा। मनु के अनुसार राजा का दायित्व है कि वे प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि में सहायक हो। मनु की यह धारणा इतनी अधिक व्यापक है कि इसके अंतर्गत भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण के भी सभी आयाम आ जाते हैं। मनु कहते हैं कि प्रजा के सर्वांगीण कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राजा के द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह के लिए राजा के द्वारा योग्य व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य कर्मचारी प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें। इसके लिए राजा को गुप्तचरों के माध्यम से इन अधिकारियों के कार्यों की जानकारी भी प्राप्त करते रहने चाहिए। साथ ही मनु का मत है कि प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करना भी राजा का ही परम कर्तव्य है। राजा के द्वारा कृषि उत्पादन व्यापार के संचालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए तथा प्रजा को उनकी संपत्ति एवं समृद्धि की रक्षा के प्रति आश्वस्त किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह भी राज्य का ही दायित्व माना गया है। मनुस्मृति में समस्त समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है और राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वे समाज के प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करें। इसी प्रकार मनु ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है और सभी व्यक्ति आश्रम व्यवस्था का निर्वाह करते हुए जीवन व्यतीत करें, यह देखना भी राज्य का ही दायित्व है। मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में चित्रित किया गया है। राज्य के द्वारा नागरिकों के पारस्परिक विवादों का इस प्रकार से निर्णय किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना और न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। इसके साथ ही मनु ने परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को भी राज्य के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। भारी आक्रमण से रक्षा राज्य का एक अनिवार्य दायित्व है। अतः मनु का विचार है कि परराष्ट्र संबंधों के संचालन में शासक ऐसी युक्ति और विवेक के आधार पर कार्य करे कि अनावश्यक युद्ध में न उलझना पड़े, परंतु साथ ही राज्य तथा उसके सम्मान की रक्षा भी संभव हो सके। इस प्रकार मनु के द्वारा चित्रित राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लेने का अवसर मिलता है। धन्यवाद।